हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारे देश में इलेक्शन का क्या सिस्टम है। तो कैन वी से दैट इलेक्शंस आर इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि लेट अस टेक लुक। हम देखते हैं कि हम भारत में इलेक्शन होते कैसे हैं। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर आफ्टर 5 ईयर, प्रत्येक 5 साल के बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर ऑफ द टर्म ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। 5 साल के बाद जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका टाइम लिमिट खत्म होने वाला होता है। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। तो लोकसभा और विधानसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो खत्म हो जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम। जो चुनाव होते हैं सभी विधानसभाओं में एक साथ होते हैं। एदर और सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, या तो सेम डे पर होते हैं या सेम टाइम पर होते हैं, या क्या होता है कुछ दिन आगे पीछे होते हैं। ऐसे इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन। ऐसे इलेक्शन को हम क्या कहेंगे? जनरल इलेक्शन कहेंगे। यानी कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर या तो सेम टाइम पर या सेम डे या विद इन ए फ्यू डेज के अंदर जो इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर, उन इलेक्शन को हम क्या कौन से इलेक्शन कहते हैं? जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इलेक्शन। सेकंड, सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी। कई बार क्या होता है कि केवल एक ही विधानसभा के अंदर, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंसी, टू फिल द वैकेंसी। वैकेंसी को फिल करने के लिए जब एक ही विधानसभा के अंदर इलेक्शन होते हैं कोज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, या तो किसी मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया, या किसी जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, एमएलए है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो है जब एक ही विधानसभा के अंदर इलेक्शन हो तो ऐसे इलेक्शन भी होते हैं देश में कई बार। तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन। जब सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सेम टाइम या सेम डे या विद इन ए फ्यू डेज के अंदर इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर, तो उसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। परंतु अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन हुआ है और उसका रीज़न या तो किसी मेंबर की डेथ हो जाना या फिर क्या कहते हैं कोई जो किसी मेंबर ने जो है रिज़ाइन दे दिया है, उसकी वजह से जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को हम कहते हैं बाई इलेक्शन। तो 2 क्वेश्चन राइज हो गए। ठीक है, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। आज हम बात करेंगे, जो फोकस करेंगे वो मेन फोकस करेंगे हम जनरल इलेक्शन के बारे में, क्योंकि बाई इलेक्शन तो कभी बहुत रेयर केस में ही होता है। तो हमारे देश के अंदर जो है 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं, एक जनरल इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन ओनली फॉर दिस टाइम व्हेन मेंबर्स की डेथ हो जाए या मेंबर रिजाइन दे दे। ठीक है, नहीं तो एवरी 5 ईयर के बाद जो है वो कौन से इलेक्शन होते हैं? जनरल इलेक्शन। और हम जनरल इलेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जनरल इलेक्शन होता है तो कुछ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभाएं बांटी जाती है। यू रीड अबाउट द पीपल्स ऑफ हरियाणा इलेक्टेड 90 एमएलए। हमें पता है कि हरियाणा में 90 एमएलए होते हैं। यू हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट, तो 90 कैसे होते हैं? तो इसके लिए डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 एमएलए? क्या हरियाणा के जितने भी वोटर है वो 90 एमएलए के लिए वोट देते हैं? भाई हरियाणा में 90 एमएलए चुने जाते हैं, 90 सीट होती है, तो क्या 90 सीट के लिए हरियाणा की पूरी पॉपुलेशन 90 सीट के लिए जो है वो वोट करती है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम एरिया वाइज जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाते हैं। सिस्टम एरिया के वाइज जो है हम कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। कंट्री को क्या किया जाता है? कंट्री को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। पर्पज ऑफ इलेक्शन के पर्पज से कंट्री को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और जो ये एरिया जो हम डिवाइड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं कि इलेक्शन जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शन, या एक आप बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, एक्सप्लेन ब्रीफली। या हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इलेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बाई इलेक्शन,
ये भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जब कंट्री को एरिया वाइज जो है इलेक्शन के पर्पज से डिवाइड किया जाता है ओनली फॉर इलेक्शन पर्पज, तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, जिस एरिया में वोटर रहता है वो अपने एरिया से ओनली एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ठीक है। फॉर लोकसभा इलेक्शन, हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर चुनकर आता है, रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है, उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। क्लियर। वन ऑफ द फीचर इज डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह क्या होती है कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, प्रत्येक वोट की अपनी वैल्यू होती है। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इट। तो इसलिए एक अनुमान लगाया जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर एक अनुमान लगा के ये दर्शाया जाता है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है इक्वल पॉपुलेशन रहती है। ये अप्रोक्सीमेट लगाकर जो है इस हिसाब से जो है एरिया डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और उस लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहेंगे, एमपी। ओके। तो ये क्लियर हो गया कि एमपी किसको कहा जाता है। सिमिलर, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक मेंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, प्रत्येक स्टेट को डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए। जब कंट्री को डिवाइड करके 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसको हम एमपी कहते हैं। तो इस के अंदर अगर हम स्टेट को डिवाइड करके और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाते हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एमएलए। क्लियर। एमपी किसको कहेंगे, किस रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे, एमएलए किस रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात हम करेंगे कि हैज़ बीन विद इन सर्वल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत सारी सर्वल असेंबली बनाई जाती है स्टेट के अकॉर्डिंग। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। जैसे लोकसभा में पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जब विधानसभा के होते हैं तो स्टेट को जो है डिवाइड किया जाता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसी प्रकार से, उसी सेम प्रोसीजर से जब पंचायत के और म्यूनसिपल इलेक्शन के इलेक्शन होते हैं, पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शन होते हैं, तो ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इन सर्वल वार्ड। तो प्रत्येक विलेज को और प्रत्येक गांव को वार्ड वाइज जो है डिवाइड किया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप कौन से वार्ड में रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग जो है सभी अपने पंच सरपंच जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं। ऐसे ही टाउन में भी वार्ड वाइज करे जाते हैं, उसमें से पार्षद चुने जाते हैं। तो ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर, तो प्रत्येक वार्ड में से एक मेंबर जो है, चाहे अर्बन का हो चाहे लोकल बॉडी का हो, इलेक्ट होता है। सम टाइम दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम क्या कहते हैं, सीट। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। और प्रत्येक सीट जो है असेंबली की एक सीट कहलाई जाती है। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट इन हरियाणा। स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि लोक दल ने जो है 60 सीटें जीती हरियाणा में। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब हुआ कि लोक दल ने जो 60 सीट जीती थी, यानी कि 60 उम्मीदवार थे, ठीक है, और 60 उम्मीदवार वो क्या हुए, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के मेंबर हुए इन स्टेट में। और लोक दल हैड 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली, और लोक दल के 60 एमएलए जो है स्टेट असेंबली में पहुंचे। क्लियर। तो 90 सीट थी पूरी हरियाणा में,
हरियाणा में पूरी 90 सीट में से 60 सीट जो है लोकदल ने जीती, यानी कि 60 MLA जो है लोकदल पार्टी के आए। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि MLA, MP और पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किस तरीके से जो है पहले एरिया वाइज जो है इलेक्शन के पर्पस से डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और उन रिप्रेजेंटेटिव को हम MP, MLA और पार्षद, जिला पार्षद फिर इनका हेड होता है वो चुना जाता है, वो बात की प्रोसेस है। पार्षद चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमने लोकदल के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि उन्होंने 60 सीटें जीती। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसी को, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो शो करते हैं वो सीटें शो कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट असेंबली की जैसे इसमें दिखाया आपको मैप के थ्रू, अलग अलग सीटें है बना रखी है, उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट की एक दिखाई है आपको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जो रेड से शो है, ब्लैक बाउंड्री ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ब्लू जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट बट आउटसाइड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, और येलो जो है वो क्या है, गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस तरीके से आपको ये जो है शो किया गया है मैप के थ्रू। ओके, तो ये था कि किस तरीके से जो है इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कंट्री को और स्टेट को, विलेज को और टाउन को जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाता है अलग अलग इलेक्शन के पर्पज़ से। अगर पार्षद का इलेक्शन है या सरपंच का इलेक्शन है तो विलेज और टाउन को जो है डिवाइड किया जाएगा, एरिया वाइज वार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाएगा 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में, और स्टेट को जो है MLA के लिए स्टेट को जो है डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और इस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाए जाते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की, ओके। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो इसमें ही पॉइंट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। ये क्या होती है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। हमारे संविधान में ये एक प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हाउ एवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, और जो हमारे संविधान जो बना रहे थे तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ये भी चिंतित थे कि कैसे ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में ये संभव हो सकेगा, क्योंकि वीकर सेक्शन जो है मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि उन्हें पता था कि जो कमज़ोर वर्ग है वो कभी भी लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली में उसको खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाते, और वो ऐसे पर्सनस के मतलब कि इलेक्शन में दूसरे पर्सनस के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते। तो दोज हु आर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सफुल, जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है, तो प्रिवेंट दैम फॉर विनिंग इलेक्शन, तो वो इलेक्शन से कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इफ़ दैट हैपन आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी ड्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो पार्लियामेंट में भी जो है इसके खिलाफ वो होगी अगर ये ऐसा कुछ होता है, तो दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। अगर ऐसा कुछ होता है कि वीकर सेक्शन इलेक्शन में खड़ा ही ना हो पाए और उन जो दूसरी वर्ग जो सेक्शन है उसके खिलाफ, और क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो उनके खिलाफ खड़े हो पाए, तो इस प्रकार से तो पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनके की आवाज़ भी नहीं उठ पाएगी। तो उस टाइम जो है हमारी डेमोक्रेसी जो है लेस रिप्रेजेंटेटिव होगी और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को तो मौका ही नहीं दिया गया है। तो सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, इसीलिए हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने क्या करा, एक स्पेशल सिस्टम रखा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रखी जाए वीकर सेक्शन के लिए। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
और इसलिए उन्होंने जो है अपने हमारी जो संविधान है उसके अंदर इन लोगों के लिए एक प्रावधान रखा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके लिए रिजर्व कर दी जो एससी कास्ट से या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कि ताकि वो लोग भी इलेक्शन में खड़े हो सकें। इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू एसटी कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। और इसमें क्या रखा गया कि जो सीटें रिजर्व कर दी कि भाई एससी और एसटी के लिए है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर केवल एससी और एसटी का ही उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में जो है खड़ा होगा, ठीक है, और कोई दूसरी कास्ट का आदमी नहीं खड़ा हो सकता। सिमिलर ओनली दोज बिलोंगिंग टू स्टूल ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सेम जैसे एससी के लिए किया वैसे ही इन्होंने एसटी के लिए भी किया। करंटली इन द लोकसभा, अगर हम करंटली बात करते हैं लोकसभा की, तो 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी कास्ट। तो एससी कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व कर दी पूरी कंट्री के अंदर, और 47 सीट कर दी एसटी कास्ट के लिए। किसके अकॉर्डिंग? 2012 के अकॉर्डिंग। अगर 1 सितंबर 2012 का अगर हम ये कानून देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है लोकसभा में के लिए 84 सीट एससी कास्ट के लिए और 47 सीट जो है एसटी के लिए रखी। दिस नंबर इज प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन का शेयर होता है, उसमें से नंबर सिलेक्ट किए हैं। Thus the reserve seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। तो ये लोग जो है दूसरे ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशंस वाज एक्सटेंड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और यही जो है सिस्टम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी रखा है। इन मैनी स्टेट, बहुत सारी स्टेट में सीट्स इन रूरल एंड अर्बन, रूरल में पंचायत होता है और अर्बन में म्यूनसिपल और म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस होती है। तो इसमें भी यही सिस्टम रखा है इन्होंने। ओके, तो लोकल बॉडीज नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी के लिए भी इन्होंने जो है जो दूसरी ओबीसी कास्ट है उनके लिए भी रिजर्व सीट रखी है। द प्रोपोर्शंस ऑफ सीट रिजर्व वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग इनकी रेशो है। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट। जिस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सरकार ने हमारे संविधान में सीटें रिजर्व की गई हैं ताकि ये लोग इलेक्शन में खड़े हो सकें, उसी प्रकार से वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट जो है रिजर्व की हुई है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ताकि वुमेन्स भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। क्लियर? तो कि किस तरीके से इलेक्शन की पहली प्रोसेस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिवाइड किया है उसमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रिजर्व की गई है, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए और वुमेन्स के लिए। क्लियर? तो ये है आज का टॉपिक। आप इसको सभी ध्यान से पहले सुनेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं उसके विद आंसर आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।